गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आप लोगों का अभी एसएसटी में लेसन 3 चल रहा है ज्योग्राफी में, और उस चैप्टर का नाम है वाटर। वाटर के बारे में हम लोगों ने पिछले 1-2 वीडियो बनाया है और जिसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी है, कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन भी किया है। तो आज इससे कुछ समझ लेते हैं और फिर आगे 2 टॉपिक पर डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो हम लोगों ने वाटर के बारे में जानना है कि किस प्रकार से वाटर जो था वो अर्थ पे लाइफ के लिए ज़रूरी था, ये तो हम जान चुके हैं। सेकेंड था एवोपरेशन। एवोपरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर फॉर इनटू वेपर, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे वाटर सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे लिक्विड वाटर जो होता है जो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग एवोपरेशन के अंतर्गत ला देंगे कि एवोपरेशन उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। उसके बाद का था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इनटू एटमॉस्फेयर, जो हवाएं जो चलती हैं और उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, जो गैसीय रूप में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी में मापते हैं। कभी आप देखते होंगे कि हवाएं जो चलती हैं वो ह्यूमिडिटी यानी कि नमी से बड़ी, कभी कभी हवाएं ठंडी चलती हैं, और समर सीजन में देखिएगा तो हवाएं काफ़ी गर्म चलती हैं, और विंटर में देखिएगा तो काफ़ी कूल यानी कि ठंडी हवाएं चलती हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण हो उस समय पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंडेंसन। कंडेंसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वाटर वेपर क्लाउड्स के रूप में बदलते हैं। जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठते हैं कंटेंट ऑफ एयर के साथ, तो जैसे जैसे वेपर ऊपर की तरफ जाता है वो धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स में बदलने लगते हैं, और वही ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बहुत बड़े क्लाउड्स का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्लाउड्स कहते हैं, यानी कि कंडेंसन की प्रोसेस के कारण यह पॉसिबल हो पाता है। कंडेंसन में हम लोगों ने फॉग, मिस्ट और ड्यू के बारे में पढ़ा था, क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था, इनके फॉर्मेशन के बारे में भी जाना था। आज हम लोगों के पास टॉपिक है प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है जो आपके बुक में दिया भी गया है। तो इसको समझते हैं पहले। द फॉलोइंग ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर इन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। देखिए कंडेंस्ड वाटर क्या बाबू, कंडेंस्ड वाटर यानी कि जो वेपर बन के जो ऊपर की तरफ जो जाते हैं, यानी कि जो क्लाउड्स का निर्माण होता है। ठीक है, और जो क्लाउड्स जो होते हैं उनको हम लोग कंडेंसन भी कहते हैं। और कंडेंसन से यानी कि क्लाउड से जो रेनफॉल होता है, या आपके हेल स्ट्रोम होते हैं, यानी कि या आपके क्रिस्टल कभी कभी देखिए कि पत्थर यानी कि आइस के रूप में भी बारिश होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो प्रेसिपिटेशन के कारण ही हो सकती है। यानी कि कोई भी वस्तु जब रेनफॉल के प्रोसेस से, यानी कि या तो लिक्विड फॉर्म में रेन आए या आइस आए या हेल आए, ठीक है, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो प्रेसिपिटेशन के कारण ही हो पाती है। तो ये होता कैसे है उसको हमें समझना है। इसके लिए 3 चीज़ें, एवोपरेशन आवश्यक है, कंडेंसन आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तैयार करते हैं, क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, और क्लाउड्स के बाद ही प्रेसिपिटेशन की प्रक्रियाएं चालू होती है, जो रेनफॉल में हमें जनरली दिखाई देता है। अर्थ पर रेन होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। तो एवोपरेशन की प्रक्रिया को आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी थोड़ा बता देते हैं कि जब समर सीजन में वार्म एयर फ्लो करती है विथ कंटेंट ऑफ मासेस ऑफ वाटर, तो जो वाटर जो जब गर्म होने लगती है समर सीजन में, तो धीरे धीरे वो वेपर का रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर उड़ती है, तो हवाओं के संपर्क में आती है। हवाओं में संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जाती हैं, और जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो कूल होती हैं, और कूल होने के बाद वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। वैसे ही ड्रॉपलेट्स मिलते जाते हैं और बड़े से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, और वो क्लाउड्स बाद में एक ऐसे फ्लोट करने लगती हैं, और जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहती है वहाँ पे रेनफॉल चालू हो जाती है। यानी कि प्रेसिपिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जो रेनफॉल होता है वो प्रेसिपिटेशन के कारण ही पॉसिबल है। इसमें हम लोग इसी के बारे में बात करते थे, और वो लगभग प्रेसिपिटेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है आप जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, कंडेंसन एंड प्रेसिपिटेशन इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। जल चक्र क्या है, जल चक्र अगर समझना है तो हम लोग इसी डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक वाटर, यहाँ पे ये वाटर है, वाटर ऊपर की तरफ गया, गैसीय रूप में गया, जब ऊपर की तरफ गया तो वो क्लाउड्स में गया, क्लाउड्स बन गया यानी कि बादल बन गया। फिर बादल बनने के बाद वो रेनफॉल के द्वारा फिर से अर्थ पे आया, और फिर से इस रिवर में आ गया। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ से वाटर ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर से वो अर्थ पे और फिर वहीं पहुंच गया, उसी प्रक्रिया को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं।
यानी कि जल चक्र कहते हैं, तो आप तो इसे समझ ही गए होंगे वाटर साइकिल को। इसमें एक दो टॉपिक और बात कर रहे हैं। एक है नेचुरल सप्लाई। देखिए, नेचुरल सप्लाई जो है एवोपरेशन की प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको शोषण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसे हम बर्बाद कर रहे हैं। और ये हर सीजन में अलग अलग होता है। समर सीजन में काफ़ी ज़्यादा होता है तो विंटर सीजन में काफ़ी कम होता है, क्योंकि विंटर सीजन में उतनी जो सन रेज होती है वो हार्श नहीं होती है, हॉट नहीं होती, जिस कारण से ये बहुत लेस होता है। इसको हम लोग प्रभावित करें कैसे करें? सबसे पहला बात कि आजकल आप सुन ही रहे होंगे सभी चीज़ों पर कि पेड़ों की कटाई चल रहा है, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया के कारण ये ऑपरेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो रही है। और आप देखेंगे कि जिन भी क्षेत्रों में ट्रीज की संख्या कम है, नंबर ऑफ ट्रीज कम है, वहाँ पे रेनफॉल भी कम होता है और वहाँ पे एवोपरेशन की प्रक्रियाएँ भी काफ़ी होती है। अगर इसका एग्जाम्पल आप कहीं भी डिजर्ट में चले जाए, डिजर्ट में आप देखिएगा तो रेनफॉल होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं ही नहीं, वहाँ पे वाटर साइकिल का भी प्रोसेस नहीं हो पाता, इस कारण से वहाँ पे वर्षा भी नहीं हो पाती है, ना कि बराबर वर्षा होती है। यानी कि अगर हम लोग ट्रीज की कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो हम अपने लिए ही ऐसे दिन मंगा रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी कठिनाई भरे होंगे। यानी कि हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा, हमें डिफॉरेस्टेशन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो वाटर साइकिल की प्रोसेस कम होगी और रेनफॉल कम होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ पे रेन जो है वही सोर्स ऑफ वाटर है, फ्रेश, यानी कि फ्रेश वाटर का वही सोर्स है। इस कारण से अगर रेन नहीं होगा तो फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। ऐसे भी अंडरग्राउंड वाटर की जो लेवल जो है वो धीरे धीरे लो ही हो रही है, ना कि राइज हो रही है। उसके बाद एक और टॉपिक है, हम लोग मासेस ऑफ वाटर को डिस्ट्रॉय करते हैं। किस प्रकार से? उसमें केमिकल के, जैसे कि फैक्ट्री से कोई केमिकल वाला वाटर निकलता है, हम उसमें फ्लो कर देते हैं। इस कारण से वो पूरा जो रिवर का पानी जो होता है वो दूषित हो रहा है। यानी कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम नदियों के पानी को या दूसरे लेक हो गए उनकी पानियों को दूषित होने से बचा सके, उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिवर लेक ही सही नहीं रहेंगे, उनमें पानी नहीं रहेगा, तो किस प्रकार से प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया होगी, और नहीं होगी तो रेनफॉल ही नहीं होगा। यानी कि धरती पे जीवन जो है वो आने वाले समय में काफ़ी हार्ड होने वाला है, कठिनाइयों से भरा होने वाला है। इसके आगे की बातें जो आगे का जो टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज बिगिन करते हैं हम लोग। कल पढ़ चुके थे हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। हल्का सा आपको डिस्कशन में बता दिए थे टाइप्स ऑफ चेंजेस, और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि इस चैप्टर में अगर हमको सबसे अधिक कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है क्या, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। यानी कि चैप्टर जो होगा मेनली डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज डील करते हैं इस चेंज को। इस चेंज का नाम क्या है? फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज। एक और चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का अटेंडेंस बनाने का जो अटेंडेंस शीट था उसको हम लोग सिस्टम को चेंज कर चुके हैं। अब वहाँ पे आपको अटेंडेंस नहीं बनाना है। आप लोग को अपना जो भी अटेंडेंस जिसको बनाना है वो अपना नाम कमेंट करेंगे। ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कैसे? तो आप कमेंट में लिखोगे, कमेंट में क्या लिखना है? पहले तो अपना क्लास लिखना है, 7A या B या C। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है रोल नंबर 11। रोल नंबर 11 क्या होगा? जो भी है 7A, आपका रोल नंबर 11 स्पेस डालकर, और फिर आपका नाम। जैसे कि अगर आपका नाम खुशी कुमारी है, ठीक है, खुशी कुमारी, तो ये अगर आप कमेंट में डाल दोगे 7A 11 खुशी कुमारी, तो हम लोग जो होगा उसको चेक करके और आपका अटेंडेंस जो होगा वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस आपका ऐसे ही बनेगा, आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए, तो हम लोग फिर से चैप्टर पे आ जाए। फिजिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिकल चेंज में देखिए दो चीज़ चेंज होता है। एक क्या चेंज हो सकता है? तो शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज, शेप और भी कर सकते हो, यहाँ पे और लिख सकते हो। दूसरा चीज़ चेंज हो सकता है उसका क्या? फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट, ये चेंजेस होते हैं किसमें? फिजिकल चेंज में। और क्या चेंज नहीं होता है? क्या चेंज नहीं होगा? तो चेंज नहीं होगी उसकी क्या? प्रॉपर्टी।
फिजिकल चेंज होना है, बदलना है, तो बदलने में क्या क्या बदल गया? तो बदल गया उसका शेप और साइज बदल गया, शेप एंड साइज। उसका फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से वो गैस हो जाए, ठीक है। तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। किसके अंदर? तो फिजिकल चेंज के अंदर, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज फिजिकल चेंज। क्या डिफाइन करेंगे तिवारी सर? फिजिकल चेंज इज अ चेंज, ये शायद हम कल आपको डिफिनेशन दिखाए थे। फिजिकल चेंज का डिफिनेशन हम शायद कल आपको लिखवा चुके हैं। फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, वही चीज़ रिपीट है। तो फिजिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं बदलेगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल में आप वैक्स, मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती को जब आप जलाते हो, जलाने के बाद क्या होता है कि जब वो जलता है, आपका कैंडल बर्न करेगा, तो बर्न करने के बाद वो कुछ अमाउंट में क्या हो रहा है? तो वैक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इस वैक्स की प्रॉपर्टी और ये जो कैंडल जला है, इस कैंडल के वैक्स की प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम रहेगी। याद रखना, दो चीज़ होते हैं जब कैंडल जलता है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज़ है। कैंडल जब जलता है तो उसमें दो चीज़ होता है, दो प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे जैसे वैक्स अगर जलता है तो वैक्स के जलने के टाइम पे दो चीज़ होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल होता है एक चीज़, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल ये समझ लो, जब तुम मोमबत्ती को जलाते हो तो तुम जितना उसके पास मोम बचेगा, लास्ट में जो वैक्स बचेगा, वो वैक्स उतना नहीं होता है इसकी उससे कंप्लीट मोम जो होगा या कंप्लीट मोमबत्ती जो होगा उसको फिर से बना सकते हैं। यानी कुछ अमाउंट मोमबत्ती जो होगा वो वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो एग्जॉस्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के अंदर फिजिकल चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे क्या चेंज हुआ है? तो वहाँ पे चेंज हुआ है केमिकल चेंज। जो एग्जॉस्ट हो गया वहाँ पे जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है केमिकल चेंज। अच्छे से याद रखिएगा, एग्जॉस्ट हो गया तो केमिकल चेंज। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? तो फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मेल्ट भी होता है। जैसे कि अगर ये कैंडल है मेरा, इस कैंडल का फ्लेम अगर जलेगा तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप करके गिरता है ना, ये जो ड्रॉप कर गिर रहा है ये वही वैक्स होता है जो जिससे इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये मेल्टेड वैक्स है। और इसकी प्रॉपर्टी, इस मेल्टेड वैक्स की प्रॉपर्टी और इस कैंडल वैक्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी। तो देखो, पहले वो सिलिंड्रिकल शेप में था, अब वो सिलिंड्रिकल शेप से कैसे हो गया? तो ऐसे फ्लैटन शेप में, ठीक, सूखने के बाद। और दूसरी चीज़ में जिसमें गर्म होगा तो इसमें सॉलिड था, सॉलिड से क्या हो गया? वो लिक्विड हो गया। तो दो चीज़ें बदल सकती हैं, उसका शेप और साइज बदल सकता है, जैसे था उसका शेप बदल गया, या फिर क्या हुआ तो मेल्ट करने के बाद उसका स्टेट बदल गया, सॉलिड से किसी में हो गया लिक्विड में। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये कहलाता है फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं जनरली रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या? जहाँ से आए थे फिर वैसे ही बना दें। जनरली या मोस्टली दे आर रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। रिवर्सिबल क्या था? रिवर्सिबल की डिफिनेशन आप लोग चुके थे क्या? फिजिकल चेंज विच कैन बी रिवर्स, वैसा फिजिकल चेंज जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंजेस के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंज। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो कागज़ को, अगर ये कागज़ है, इस कागज़ को हम फाड़ दें, इस कागज़ को अगर हम यहाँ से टीयर करते हैं, फाड़ देते हैं, तो फाड़ने के बाद हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते रिवर्सिबल है, फिर जोड़ नहीं सकते। लेकिन इस कागज़ की प्रॉपर्टी और इस कागज़ की प्रॉपर्टी में क्या कोई डिफरेंस आया? नहीं, कोई डिफरेंस तो नहीं है, सेम है। तो अगर उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ तो वो कौन सा चीज़ है? तो वो है फिजिकल। पहले भी कागज़ था, अभी भी क्या है? तो अभी भी ये कागज़ है, ठीक है। वाटर को 3 स्टेट, जब उसको बहुत ठंडा कर दोगे तो फ्रीज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रीज होने के बाद आइस, ठीक। या फिर बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो वेपर बन जाएगा, वेपर बनने के बाद वो स्केप कर जाएगा नेचर में, ठीक। तो ये वाटर को फ्रीज किए, फ्रीज करने के बाद क्या हुआ कि ये जब ठंडा किए तो ये आइस बन गया, और जब इसको गर्म किए तब ये क्या बन गया? वेपर। ये कूल किए तब, और जब इसको हीट किए तब, ठीक। तो जब ये कूल किए आइस बना, हीट किए वेपर बना। यहाँ पे क्या हुआ है? ये सब के सब वाटर ही है, प्रॉपर्टी वही है, वाटर वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या हुआ? इनका स्टेट चेंज कर गया। सॉलिड ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस, ठीक है। तो ये जो चेंज है वो होगा फिजिकल चेंज।
आई थिंक अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, ठीक ना। तो फिजिकल चेंजेस में आप लोग क्या क्या नोट करोगे, तो फिजिकल चेंजेस में आप नोट करोगे व्हाट हैपेंस इन फिजिकल चेंज, डिफिनेशन आप लोग लिख चुके हो, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में आप लोग नोट करना शुरू करोगे, पहले तो डिफिनेशन लिख लोगे फिर से एक बार कि फिजिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस विथ नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको लिखिएगा, इन फिजिकल चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ सब्सटेंस में चेंज, ठीक है। सेकेंड लिखिएगा, इन अ फिजिकल चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज, और तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि इन फिजिकल चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस नेवर चेंजेस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस नेवर चेंज, और चौथा लिख सकते हो फिजिकल चेंज आर क्वाइट रिवर्सिबल, यानी कि मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स, मैक्सिमम फिजिकल चेंजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे अभी हम लोग खत्म करते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या थे, अगला हम लोग का कल का टॉपिक होगा क्रिस्टलाइजेशन। एक एक टॉपिक है आपके पास, बहुत इजीली आप इसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है, किसी को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th के लिए आज आप लोग को फिर नया एक चैप्टर शुरू हो रहा है, आचार्य सुश्रुत, एक शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि औषधि की बात की जाए तो औषधि में 3 प्रकार की औषधि का नाम आप लोग जानते हैं, होम्योपैथिक, अंग्रेजी मेडिसिन और आयुर्वेदिक औषधि। तो आयुर्वेदिक औषधि को ही आयुर्वेदिक औषधि से शल्य चिकित्सक करना, यानी ऑपरेशन करना आयुर्वेदिक तरीके से। आयुर्वेद के तरीके से कैसे ऑपरेशन किया जाता है, इसके विषय में ये आपके जो चरक सुश्रुत हैं, इन्होंने इसको लिखा है। चिकित्सक शास्त्री थे चरक, और डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने इसे प्रमाणित किया है। तो आज हम लोग उसी के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय चिकित्सा विज्ञान उस स्वर्णिम युग की याद दिलाता है जिसमें आचार्य सुश्रुत के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने शल्य चिकित्सा के बारे में ऐसी नई नई शल्य तकनीकें विकसित की। यानी कहने का मतलब है कि आयुर्वेद के औषधि में चीर फाड़ करने के लिए, काटने के लिए एक नई नई तकनीकें विकसित की, जो भावी शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उसी के विषय में जानकारी हम लोग लेंगे। भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी, जिसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं हम लोग। गंगा की निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती रहती है। सभी लोग इस नगर का आनंद लिए होंगे, सैर किए होंगे। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। वहाँ आयुर्वेद जीवन दान देने वाली कला की शिक्षा दी जाती थी। यानी आयुर्वेद तरीके से लोगों में के दवा दारू करके उनके जीवन को दान दिया जाता था, यानी जीवन की रक्षा की जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते थे और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते थे। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत था। यानी जिनकी जिज्ञासा मनुष्य की सेवा में लगा हुआ था, मनुष्य की सेवा करने के लिए प्रेम से ओतप्रोत था, उन्हीं के लिए ये द्वार खुले हुए थे।
जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। इस पाठशाला के आचार्य महर्षि सुश्रुत थे। शल्य चिकित्सा के रूप में उनका यश जो है चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। वे स्वयं काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है। सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज कोई जानकारी नहीं मिलती। बस इतना ही कहा जा सकता है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था और उनका बाल्यकाल गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था, और इसके अतिरिक्त उनके विषय में कुछ जानकारी नहीं है। बड़े होने पर उन्होंने काशी के राजा महान चिकित्सा शास्त्री दिवोदास की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और वे अपने समय के अद्वितीय शल्य चिकित्सक हुए। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सी नई शल्य तकनीकें विकसित की जो आगे चलकर बहुत से शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता एक महान ग्रंथ है। उन्होंने एक ग्रंथ का आविष्कार किया, एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम सुश्रुत संहिता है। यह महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ इस तथ्य का जीवंत प्रमाण है कि प्राचीन भारत के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे। सुश्रुत संहिता से हमें शल्य चिकित्सा के विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। इस महाग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 120, और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सूत्र स्थान, दूसरा भाग है निदान स्थान, तीसरा भाग है शरीर स्थान, चौथा भाग है चिकित्सा स्थान और पांचवा भाग है कल्प स्थान, छठा उत्तर स्थान। ये 6 प्रकार के भागों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। शरीर के किसी भी भाग में मवाद पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य सुश्रुत से छिपा न था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाएं तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए, यह विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है। मूत्राशय की पथरी, मोतियाबिंद आदि की शल्य क्रिया के साथ साथ जरूरत पड़ने पर माँ के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इनके अलावा काया श्रृंगार यानी प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशनों का भी विस्तार से वर्णन है। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या जो है 101 बताई गई है। अध्याय कितने हैं? 120, और यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 101। इन यंत्रों को हिस्र पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जैसे सिंह मुंह यानी सिंह के मुंह जैसा, गृध मुख गिद्ध के मुंह जैसा, मकर मुख मगरमच्छ के मुंह जैसा इत्यादि। ये यंत्र जो हैं आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम न थे। इनके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। इनके नाम हैं मंडलाग्र, कड़पत्र, मुद्रिका, ब्रीहिमुख आदि। ये शल्य औजार प्रायः लौह धातु या चांदी से बनाए जाते हैं।
इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमज़ोर न पड़े और इनमें कभी जंग न लगे। उन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे। तो धन्यवाद। इसके आगे आप लोग कल पढ़िएगा और वर्ड मीनिंग जो है याद कर लीजिएगा लोग। और इसके अतिरिक्त जो लेसन इधर पढ़ाई हो चुका है उसको कॉपी भेज करके चेक करवा लीजिए लोग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका एक्सपोनेंट में प्रीवियस क्लास में आपका 4.1 बताया गया था और आज प्रैक्टिस टाइम इन एक्सरसाइज 4.2 इसमें सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड द राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर लिखना है लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला बच गया। तो इस तरह से जो सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई में आपको कुछ लॉ का यूज करना है। आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 the whole power 0 divide 2/3 होल पावर 0। तो आप एक्सपोनेंट के रूल के अनुसार जानते हैं कि एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। यानी किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2/3 पावर 0 इट मीन्स 1 और डिवाइड 2/3 पावर 0 इक्वल टू 1, 1 डिवाइड 1 आंसर क्या होगा 1। तो इस रूल का यूज करना है कि अगर एनीथिंग पावर 0 किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब इसमें जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, एक 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ब्रैकेट में 2 दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0 और फिर 4 टू दी पावर 0, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किए और फिर 5 टू दी पावर 0, 6 टू दी पावर 0 और 7 टू दी पावर 0। अब इसको सिंप्लीफाई में सॉल्व करना है। तो आप जानते हो पॉली रूल के अनुसार कि एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1, तीनों का पावर 0 है तो तीनों का वैल्यू क्या हुआ, 1 के बराबर हुआ। इसके बाद प्लस यहाँ भी तीनों का वैल्यू 0 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1। अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 हुआ, फिर ये 1 हुआ। तो इस तरह से आपका इसका आंसर 1 हो गया और प्लस इसका आंसर 1 हो गया, दोनों को ऐड किए 2 हो गया। तो ये आप देख लिए। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाई है उसमें एक्सपोनेंशियल लॉ काम करता है।
अगर एक्सपोनेंट के लॉ को हम नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाता है वैसे वैसे उस रोल के बारे में, उस नियम के बारे में हम आपको बताते जाते हैं। अब आप देखिए बी, यहाँ पर चाहे इसमें 4 नंबर के बाद में 7 नंबर का भी एक क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, थोड़ा सा क्रिटिकल है। 7 नंबर भी आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 3 टू दी पावर 7 डिवाइड 3 टू दी पावर 3 और ब्रैकेट है इनटू 3 टू पावर 3। अब आप यहाँ देखेंगे कि पावर जो है डिफरेंट है लेकिन बेस क्या है, इक्वल है। तो रूल क्या कहता है कि अगर डिवाइड का साइन हो, पावर डिफरेंट हो लेकिन बेस इक्वल हो, तो फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 7 माइनस 3 लिखा सकता है, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि 3 पर पावर 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये मल्टीप्लाई है, तो 3 टू द पावर 4 है, 3 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पावर डिफरेंट है मल्टीप्लाई में और बेस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ भी एक्सपोनेंट का रूल लागू होता है कि अगर बेस इक्वल हो, मल्टीप्लाई में हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 4 प्लस 3 यानी 3 टू द पावर 7, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। तो डिवाइड के रूल में ऐसा होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर अब बी आते हैं। बी में भी आपका 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है, क्योंकि इसका भी एक रूल है। अभी आपको 2 रूल पर मैंने क्वेश्चन बता दिया। फर्स्ट रूल क्या था, पहला रूल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, कि एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। और सेकंड रूल मैंने क्या दिया था कि अगर सेकंड रूल था कि सेकंड फार्मूला था कि a टू दी पावर 2 हो और फिर a टू दी पावर 3 हो, तो यहाँ पर पावर डिफरेंट है लेकिन बेस क्या है, इक्वल है और मल्टीप्लाई में है। तो आंसर होगा a टू दी पावर 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये सेकंड रूल था। अब जो हम बताने जा रहे हैं कि पावर का पावर यानी पावर टू दी पावर, तो पहले हम रूल समझ लें। ये क्वेश्चन नंबर बी का है। बी में है कि प्रूव द फॉलोइंग माइनस टू दी पावर 10 डिवाइड माइनस टू दी पावर 8 इक्वल टू माइनस टू दी पावर 10 माइनस 8। आपको प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस 2 टू दी पावर 10 डिवाइड माइनस 2 टू दी पावर 8 इक्वल टू माइनस 2 पावर 10 माइनस 8, ठीक है। इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते समय हमको ये शो करना है कि इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद LHS इक्वल टू RHS हो जाए। उस कंडीशन में यहाँ पर -2 पर पावर 10 है डिवाइड -2 पर पावर 8 है, यहाँ देख रहे हैं। तो डिवाइड के रूल में बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी -2 यहाँ पर 10 माइनस 8 इक्वल टू -2 यहाँ पर भी 10 माइनस 8, ये इक्वल हो गया। यानी -2 और 10 में से 8 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू -2 और ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका LHS इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर बी में यह डिवीजन का रूल है, एक्सपोनेंट में डिवाइड है
और उस कंडीशन में हम आपको ये बताने चाह रहे थे कि जो तीसरा रूल है वो है कि अगर बेस इक्वल हो, पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में हो, तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरा रूल हुआ। फर्स्ट रूल आपको बताए थे, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और सेकंड रूल आपको बताए थे कि अगर बेस डिफरेंट नहीं हो, पावर डिफरेंट हो, बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो, उस कंडीशन में भी आप पावर को ऐड कर सकते हो। और डिवीज़न में ये तीसरा रूल था कि अगर बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है तो फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका बी नंबर। अब इसमें जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है, तो 6 नंबर है। अब यहाँ देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसी बी का ही 10 to the power 5 the whole power 3 equal to 10 to the power 5 into 3। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए पावर का पावर है, यदि किसी भी नंबर का पावर हो और फिर दी होल पावर हो तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 5 और 3 दिखाई पड़ रहा है, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा कि इसके पावर का पावर है ना, तो यहाँ पर 5 into 3 हो जाएगा। अब हम आंसर में देखते हैं कि 10 to the power 5 into 3, 5 into 3 इक्वल टू 10 to the power 5 into 3, क्योंकि यही प्रूफ करना था हमको। तो LHS इक्वल टू RHS ये होता है, इसको प्रूफ कर दो। यानी यहाँ पर 10 to the power कितना हो जाएगा, 10 to the power 5 3 या 15, और यहाँ भी 10 to the power कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट में हो गया और इक्वल भी हो गया। अब आइए सी नंबर में 1 से 6 क्वेश्चन है, और इसमें जीरो वाला भी फॉर्मूला है, पावर का पावर वाला भी फॉर्मूला है, और डिवीजन वाला भी फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला इसमें इन्वॉल्व है। तो तीनों के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी, सभी लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट है सी का जो पहला क्वेश्चन है 7 to the power 0 प्लस 3 to the power 0, और फिर ब्रैकेट को क्लोज किए, मल्टीप्लाई 8 to the power 0 प्लस 5 to the power 0। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, रूल जो है वो रूल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। अभी आपको बताएं कि 7 to the power 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बीच में प्लस है, 3 to the power 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 to the power 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और प्लस 5 to the power 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब आप देखें 1 और 1 मिलकर क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 4 हुआ। यानी आपका करेक्ट आंसर हुआ सी का फर्स्ट क्वेश्चन का 7 to the power 0 प्लस 3 to the power 0 इंटू 8 to the power 0 प्लस 5 to the power 0। अब इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, आंसर 4 हो गया। तो इस तरह से आप है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा डिवीजन वाला क्वेश्चन नंबर 2 इसका, मैम चौक मार रहे हैं, मैम चौक मार। अब इसमें सी का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 18/35 पावर 19, फिर डिवाइड 18/35 पावर 19,
अब देखेंगे डिवीजन में क्या होता है। अब यहाँ पे 18/35, यहाँ भी 18/35, दोनों क्या है, सेम बेस है। तो उस कंडीशन में डिवीजन के मेथड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, पावर लेस हो जाता है। तो अब आंसर लिखते हैं 18/35 और पावर है 19 - 19 इज इक्वल टू 18/35 और पावर क्या हो जाएगा 0। 19 कट जाएगा तो क्या होगा 0। अब ये रूल लागू हो जाता है कि एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब और इसमें 3 नंबर में आपका 6 क्वेश्चन है, 6 तक क्वेश्चन है, आप बनाएंगे और फिर कल आपका डी से लेकर के और एच तक जो सिंप्लीफाई भी है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस क्लास के लिए। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर को कॉपी में नोट कर लेंगे। x to the power 5 the whole power 3 equal to what? यानी x का पावर 5 हो, होल पावर 3 हो, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। आप कॉपी को सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस जो भी एक्सरसाइज का रिवीजन कराया जा रहा है, आप ध्यान से पढ़ करके, ध्यान से कॉपी में नोट करके, और आप इस स्कूल में टीचर अवेलेबल हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप आ करके कॉपी को सबमिट कर दो, कॉपी चेक करा लो और स्कूल के कनेक्शन में रहो, क्योंकि एग्ज़ाम यूटी भी होगा, हाफ ईयरली भी होगा। थैंक यू।